गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि whenever a transverse wave is reflected by denser medium then there is a phase change of pi radian, यानी 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाएगा। ये फेज बेसिकली है क्या, पहले इसे जान लो। फेज, आपने एक वेव का इक्वेशन देखा है। वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, या फिर हमने एक और इक्वेशन देखा था इन दिस केस a साइन ऑफ 2 पाई, ये था x बाय लैम्डा माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल टी। तो ये जो पार्ट है 2 पाई से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा, इसको कहते हैं फेज ऑफ वेव, या फिर ये kx माइनस ओमेगा टी, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स फेज। क्योंकि एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, जिसमें हमें फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू वेव्स। तो इसमें ये याद रखना कि ये जो ब्रैकेट है kx माइनस ओमेगा टी, या फिर दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई x अपॉन लैम्डा माइनस t बाय टी। ये भी हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया था, बस मैंने ये कहा था कि सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट बी एज इट इज। तो ये जो है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फेज। देखो, साइन को हम फेज नहीं कहेंगे, ये जो एंगल है, ये एंगल को हम कहेंगे फेज। फेज यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। हाँ, तो अभी तो कल इससे पहले वाली क्लास में हमने ये देखा था कि व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन बाय अ डेंसर मीडियम, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव की। एक ट्रांसवर्स वेव जा रही है रेयर मीडियम में से, एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, सो देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी फेज चेंज होगा 180 डिग्री से या फिर पाई रेडियन से। यानी अगर क्रेस्ट जा रहा है तो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, और अगर ट्रफ जा रहा है तो ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। ये हमने देख लिया था। अब यही एक तीसरा एग्जाम्पल शायद दिया है उन्होंने, पेज नंबर, जैसे मैंने कल भी कहा था, ये मैं डिस्कस कर रहा था, पेज नंबर 133 पे दिया है। इस तरह का एग्जाम्पल है, और यहाँ तक हम आ गए थे। इसका आगे का भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये देखा था कि ये एक थिक वायर है, एक मोटी वायर है, और ये मोटी वायर कनेक्ट की है एक पतली वायर से, और इस मोटी वायर पे हमने एक क्रेस्ट सेट किया। इस तरह से हमने ये क्रेस्ट भेज दिया, तो ये क्रेस्ट जाएगा इधर। मैंने आपको ये कहा था कि whenever there is a change in medium there will be reflection। क्यों होगा, छोड़ दो, अभी नहीं, वो हम बाद में कभी भी देख लेंगे। बट ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखना कि whenever there is a change in medium, कोई भी वेव हो, किसी भी प्रकार की वेव हो, उसका रिफ्लेक्शन होता ही है। तो अब, और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के कुछ टॉपिक में हमें इसे फिर से एक बार देखना है कि यहाँ रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। तो ये यहाँ पे चेंज इन मीडियम हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि कई बार हमें ये इमेजिन करना बहुत इजी है कि एक साउंड वेव है, साउंड वेव जा रही है हवा से, वहाँ पे दीवार है, और दीवार से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये हम समझ सकते हैं। बट दीवार में कोई साउंड वेव है, और वो दीवार से ट्रेवल होते होते एक एयर है, और एयर से भी वो रिफ्लेक्ट होके आ सकती है। इसे आप याद रखो, यानी जहाँ पर भी चेंज इन मीडियम होगा वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। इस कंसेप्ट को बस ये याद रखना, इसके डिटेल्स कहीं पर भी नहीं है आपके सिलेबस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये एक थिक वायर है और एक ये पतली वायर है, यानी दिस कैन बी ट्रीटेड एज डेंसर मीडियम, and this can be treated as rarer medium. So now the crest is set up on a denser medium, तो ये crest आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है, रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होगा देन देयर विल बी नो फेज चेंज। सो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा, so crest will be reflected as crest, but at the same time some amount of energy will be transmitted in next medium। थोड़ी एनर्जी नेक्स्ट मीडियम में भी जाएगी, तो वो एज इट इज जाएगी। तो क्रेस्ट ये ऐसे प्रोसीड करेगा, और ये जो पार्ट है, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, वो ऐसे जाएगी, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड एनर्जी। नेक्स्ट, अब अगर कोई क्रेस्ट हमने यहाँ से छोड़ दिया, एक झटका यहाँ पे दे दिया, तो ये क्रेस्ट ऐसे आगे बढ़ेगा। Now here the crest is moving through rarer medium,
अब ये रेयरर मीडियम से जा रहा है, अब यहाँ पे आ गया आपका डेंसर मीडियम। क्या कहा था मैंने, व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। और ये आप देख सकते हो इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली केस है, ये वाली केस में देखो सम एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एज इट इज। देखो ट्रांसमिशन में फेज चेंज नहीं होगा, ट्रांसमिशन में फेज चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में होगा। तो देखो ट्रांसमिशन, ये क्रेस्ट एज इट इज आगे बढ़ रही है, ये यहाँ पे क्रेस्ट आगे बढ़ रही है, और जो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई है, वो जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई है ये आई है डेंसर मीडियम से, और जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा ट्रांसवर्स वेव का, तो वहां पे फेज चेंज होगा। सो द क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, पेज नंबर 133 तक ये एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। सो आप सबको ये पढ़ना है, ये जो भी मैंने कहा है वो सेम एज इट इज वहाँ पे दिया है, उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत दिया होगा, तो आपको उसे पढ़ना है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रांसवर्स वेव रेयरर मीडियम से जा रही है, और ये ट्रांसवर्स वेव रेयरर मीडियम में जा रही है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वहाँ पे फेज चेंज होगा, वहाँ पे फेज चेंज होगा पाई रेडियन का या फिर 180 डिग्री का। यानी यहाँ पे जो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होके आएगा ट्रफ, और अगर ट्रफ जा रहा है तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होके आएगा क्रेस्ट। ये था ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव रेयरर मीडियम में से, सॉरी डेंसर मीडियम में से जा रही है, और ये डेंसर मीडियम से जाने वाली ट्रांसवर्स वेव रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आती है, जो कि ये केस है। कोई ट्रांसवर्स वेव ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आती है, सो इन दैट केस वहां पे किसी भी प्रकार का फेज चेंज नहीं रहेगा। इस बात को आप याद रखो। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्लेक्शन बाय अ रेयरर मीडियम देयर विल नॉट बी एनी फेज चेंज। इसके ऊपर इससे पहली वाली स्टेट बोर्ड की एग्जाम में या सीईटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है तो क्या होगा, या रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है तो क्या होगा। इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो उसके लिए हमें पेज नंबर 134 से शुरुआत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पार्ट है पेज नंबर 134 पे शुरू हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव में फिर से वही दो केसेस, अगर एक वेव रेयरर मीडियम में से जा रही है और सामने एक दीवार है, और ये वेव उस दीवार को जाके टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी। सो यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ये आपको पता होगा, ये रेयर फ्रैक्शन है और ये कॉम्प्रेशन है। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉम्प्रेशन दीवार को टकराया, तो जब कॉम्प्रेशन दीवार को टकराएगा, तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, जब कॉम्प्रेशन दीवार को टकराए तो कॉम्प्रेशन कैन नॉट पुश दैट वॉल, ये इस दीवार को ऐसे आगे तो पुश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन तैयार हो, बराबर है। यानी ये कॉम्प्रेशन आया है, ये कॉम्प्रेशन की वजह से भले इट इज अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन दैट वॉल बट स्टिल वॉल इज रिजिड, तो वॉल तो आगे नहीं बढ़ेगी, और इसलिए ये कॉम्प्रेशन जो है इट इज रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। अगर कॉम्प्रेशन आ रहा है सो कॉम्प्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। सिमिलरली अगर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आता है सो रेयर फ्रैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस व्हेनेवर लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का फेज चेंज नहीं हो रहा है। ये पार्ट, ये पॉइंट दिया है पेज नंबर 134 पे, फिगर 6.4 के थोड़ा ऊपर दिया है, इसको आप मार्क कर सकते हो। सो व्हेनेवर लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम देन देयर इज नो फेज चेंज। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी हमें पता है उसमें रेयर फ्रैक्शन एंड कॉम्प्रेशन, ये दो पार्ट होते हैं। द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू हाई प्रेशर रीजन एंड लो प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन यानी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में प्रेशर ज़्यादा रहता है उस पार्ट में, और जो रेयर फ्रैक्शन है वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम रहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जिस रीजन में रहते हैं उसे हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पे प्रेशर कम रहता है। कॉम्प्रेशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, उसे हम
कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो जब ये कॉम्प्रेशन इस दीवार तक आ जाएगा तो दीवार जो है वो रिजिड है, तो कॉम्प्रेशन उस वॉल को पुश नहीं कर सकता। पुश कर सकता था तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनता था, बट यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन नहीं बन सकता, तो इसलिए कॉम्प्रेशन इज अगेन रिफ्लेक्टेड एज कॉम्प्रेशन। और उसी प्रकार से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेयर फ्रैक्शन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। ये थी बात लॉन्जिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम। अब अगर डेंसर मीडियम में से वेव जा रही है, अब एज्यूम करो कि ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, तो डेंसर मीडियम में से अगर वेव जा रही है तो ये कॉम्प्रेशन की वजह से यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है दे आर पुश्ड अपार्ट, वो थोड़े आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बन जाता है। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, दे कैन इजीली पुश, दे कैन बी इजीली पुश्ड। तो ये कॉम्प्रेशन की वजह से यहाँ पे ये वॉल है, ये वॉल से आ रही कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड से ये लॉन्जिट्यूडनल वेव आ रही है, और अगर ये सॉलिड से आ रही है, अब ये हाई प्रेशर रीजन की वजह से ये पार्टिकल्स, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, इसको आगे पुश करते हैं, आगे पुश करने की वजह से यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बन जाता है और वेव यही से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी अगर कॉम्प्रेशन आता है, डेंसर मीडियम में से वेव जा रही है, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये डेंसर मीडियम है और अब ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। इससे पहले वाली केस उल्टी थी। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि लॉन्जिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्टेड बाय रेयरर मीडियम। तो अभी इस बात को समझ लो कि अगर ये डेंसर मीडियम में से वेव आ रही है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, ये हाई प्रेशर रीजन है, इसकी वजह से यहाँ की जो रेयरर मीडियम की जो पार्टिकल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, गैस है या लिक्विड है, तो उसके पार्टिकल्स आगे पुश किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब एक कॉम्प्रेशन की जगह पे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनेगा और ये रेयर फ्रैक्शन अभी फिर से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे व्हेनेवर अ वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ट्रेवलिंग थ्रू denser medium and if it is reflected by a rarer medium, so compression is reflected as rare fraction and rare fraction is reflected as compression। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि there is a phase change of pi in this case। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में दिए हैं पेज नंबर 134 पे, इसे जरा फिर से एक बार आप रीड करो, थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्टेट बोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव बाय डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जितना दिया है उतना ही लिखना है, अननेसेसरी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ सकता है, थियरी क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बाय डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि व्हेनेवर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पे देख लिए, इसे एक बार फिर से आप पढ़ लो, आपका पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें कुछ खास मैथमेटिकल डेरिवेशंस वगैरह कुछ भी नहीं, बस कंसेप्चुअली आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर ये चैप्टर भी डिपेंडेंट है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वेव ऑप्टिक्स, ये भी इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ये टॉपिक को आप जरा अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसके ऊपर बस आप ध्यान दे दो। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये सुपरपोजिशन वाला जो कंसेप्ट है ये आपने एसएचएम में भी पढ़ लिया था, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा और उसमें आपने रिजल्टेंट एसएचएम की जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिराइव की थी। सेम वे में यहाँ पर भी हमें एसएचएम की एम्पलीट्यूड ही डिराइव करनी है। दो वेव्स की वजह से वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स। दिस इज़ नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको मैं ज़रा ठीक से बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, तो अभी एक पॉइंट एज्यूम करते हैं सबसे पहले कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक वेव आ रही है
इस तरह से ये वेव इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट दूसरी एक वेव आ रही है बट फ्रॉम अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से वो आ रही है, ठीक है। अब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगी। वेव यानी है क्या, बेसिकली ये एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट होते हैं फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो ये वेव की वजह से ये पार्टिकल जो है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रेस्ट आ रहा है, तो क्रेस्ट की वजह से ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ से भी एक क्रेस्ट आ रहा है, तो ये क्रेस्ट की वजह से भी ये पार्टिकल ऊपर आएगा। यानी दोनों वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। मान लो कि इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x2। सो इन दोनों की जो एडिशन होगी यहाँ पे दैट विल बी, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी x1 प्लस x2। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, यानी इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये x1 एम्पलीट्यूड है, ना ही ये x2 एम्पलीट्यूड है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जब ये आएगा और जब दोनों एक साथ मिलेंगे, तो दोनों जब यहाँ पे एक साथ मिलेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि x1 मे बी द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वेव और x2 मे बी द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ सेकंड वेव। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एम्पलीट्यूड ही हो उस वेव की। हाँ, एम्पलीट्यूड कब होगा, जब दोनों एट द सेम फेज वहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इस तरह की कुछ डायग्राम्स है आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई है, फिगर यू कैन रिफर 6.6 एंड 6.7। तो ये कुछ दो डायग्राम्स उन्होंने दिखा, उन्होंने टाइम टू टाइम एक डिस्कशन वहाँ पे किया है कि T1 पे दोनों वेव्स यहाँ पे है, T2 पे वो थोड़ी नज़दीक आ गई है, T3 पे वो मिल रही है। सो ऐसा एक डिस्कशन है, बट यहाँ पे वो ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये इमेजिन करते हैं कि अगर ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पे आ गई तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल वेव। अब ज़्यादा क्यों रहेगी, उसका कारण ये है कि दोनों की वजह से वो पॉइंट जो है वो ऊपर ही जाने वाला है। सो दोनों मिला के जब उस पॉइंट को उठाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा उठेगा, बिकॉज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 प्लस x2। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर एडिशन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ये यहाँ पे आपको मिलेगी पेज नंबर 134 पे। तो उनका ये कहना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट दी है पेज नंबर 134, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, स्टेट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बस एक प्रिंसिपल पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, तो ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि अगर दो या उससे भी ज़्यादा वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आती हैं तो ईच वेव विल प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। यानी ये वेव की अगर इसकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 है तो ये x1 इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एट द सेम टाइम इसकी वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट x2 है तो वो भी x2 ही डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक साथ आ गई है, दैट्स वाई वहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ x1 एंड x2 रहेगी। सो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लो, इसे याद कर लो। स्टेटमेंट आ सकती है आपको 1 मार्क के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि मान लो कि दोनों वेव्स जब मिलेगी वो ऐसी मिलेंगी जैसे कि आपकी बुक में दिखा है, इस तरह से। तो नाउ अब ये वेव जो है जो यहाँ से आ रही है, इट इज़ ट्राइंग टू पुल अप दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में है। एट द सेम टाइम इस वेव की वजह से भी इस पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। अब हम बात कर इस तरह के सुपरपोजिशन को, हम इसको एक और नाम देने वाले हैं, वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये कुछ पार्ट्स हैं, ये हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं, बट इसको भी कह सकते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी मॉडिफाई होती है, यानी ये x1 प्लस x2 यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन, यानी वेक्टर एडिशन वहाँ पे होती है।
सो ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है, इस तरह का इंटरफेरेंस जहाँ पे दोनों वेव्स एक साथ उस पॉइंट को ऊपर उठा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वेव्स की जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है, दोनों वेव्स का जो फेज़ है वो भी सेम है। फेज़ सेम है ये कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो वेव है जो यहाँ से आ रही है ये इस पॉइंट को ऊपर उठा रही है, और ये भी वेव जो है ये इस पॉइंट को ऊपर उठा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों वेव्स का जो फेज़ है वो सेम है। और अगर ये फेज़ सेम है तो उस पॉइंट की जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों वेव्स जो मिल रही है, इन दोनों वेव्स का जो फेज़ है वो सेम है, यानी बोथ वेव्स आर इन फेज, ऐसा हम बोल सकते हैं। आर इन फेज का मतलब है एट पर्टिकुलर टाइम टी इसका अगर क्रेस्ट जनरेट हो रहा है तो इसका भी क्रेस्ट जनरेट होगा। उसी दूसरे किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पे अगर इसका ट्रफ जनरेट हो रहा है तो इसका भी ट्रफ जनरेट होगा। अगर ये सिचुएशन है तो हम बोल सकते हैं कि टू वेव्स आर इन फेज, या फिर हम सेम फेज में हैं ऐसा बोल सकते हैं। और अगर ये हालत रही तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पूरा पार्ट फिर से एक बार डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको देखने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज़रा अच्छे से समझ लो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं एक बार आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये बोल्ड वर्ड्स में दिया है, कलर मुझे पता नहीं क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट है। सो व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट दैट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। यानी इसकी वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट x1 है यहाँ पे तो वो x1 ही रहेगी, अगर ये वेव आ रही है तो भी इसकी वजह से जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो x2 रहेगी, भले ही ये वेव आ रही है। ऑफ कोर्स दोनों डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम हो रही है, इसी कारण द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। ये ऐसी एक स्टेटमेंट है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये आ सकती है आपको 1 मार्क के लिए, और फॉर बेटर लक 2 मार्क्स के लिए भी आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब ये नेक्स्ट केस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाली केस में क्या हो रहा था कि यहाँ से एक क्रेस्ट आ रहा था और यहाँ से भी एक क्रेस्ट आ रहा था, दोनों क्रेस्ट एट अ टाइम एक पॉइंट पे मिले। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ये क्रेस्ट आ रहा है और यहाँ से एक ट्रफ आ रहा है। ये डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या पता चलता है कि जब ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये वाला जो ये वेव जो है, ये वेव इस पॉइंट को ऊपर उठा रही है, और ये जो वेव है ये इस पॉइंट को नीचे पुश कर रही है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो ये यहाँ पे हालत होने वाली है, और अगर दोनों की एम्पलीट्यूड, दोनों की डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे सेम है, दोनों की वजह से जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, दोनों की वजह से x1 और x2 अगर ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी इसकी वजह से यहाँ पे जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी x1, और इसकी वजह से यहाँ पे जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी x2, अगर ये दोनों सेम हैं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगी दैट इज़ वेक्टर सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर सम का मतलब यह है कि यहाँ पे हम उनकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली x1 इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, x2 इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी वो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि x1 इज़ इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हो ये जो डॉटेड ऐसा कुछ दिखा है आपके फिगर 6.7 में, तो ये डॉटेड का मतलब यही है कि यहाँ पे जो क्रेस्ट आता
था अगर ये दूसरी वेव नहीं रहती, या फिर ये डॉटेड लाइन का मतलब है यहाँ पे ट्रफ आता अगर ये वेव नहीं रहती। बट एट द सेम टाइम बोथ वेव्स आर ऑकरिंग एट द सेम पॉइंट, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एज x1 इज इक्वल टू x2, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है या फिर मैं कह सकता हूँ मिनिमम है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो उस केस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों वेव्स का जो फेज है वो सेम चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि एक का अगर क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरे का ट्रफ आना चाहिए। अब हमें ये बात पता चल गई है कि क्रेस्ट एंड ट्रफ में जो फेज डिफरेंस रहता है वो रहता है 180 डिग्री का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ टू वेव्स विच आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन, in that case if the two waves are meeting at the same point then there will be destructive interference at that point, यानी वहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये वेव्स यहीं पे रुकेगी, ये वेव अपनी अपनी आगे बढ़ेंगी। यानी ये आपके फिगर में अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है कि ये जो क्रेस्ट है भले ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है इस पॉइंट के लिए, बट ये क्रेस्ट फिर से आगे बढ़ेगी और ये ट्रफ जो है ये भी आगे बढ़ेगा। बस ये पॉइंट पे जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी क्योंकि वहाँ पे दोनों एट अ टाइम पहुँच रही है। इसी के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है, बट बाकी ये क्रेस्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, ये ट्रफ जो है वो भी आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ द डिस्कशन रिगार्डिंग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और ये बस थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसमें अभी बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट भी बचा है। लेट मी चेक, कुछ दिया है और वो देख लेते हैं। हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन था पेज नंबर 135 पे, और ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग के अनुसार उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे 4-5 उन्होंने डायग्राम्स निकाली है ABCDE, और हर एक टाइम के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। जो मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही लगभग, बस उनकी डायग्राम्स थोड़ी ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम ये है कि हमें अभी यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी हमें यहाँ पे डिराइव करनी है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें यहाँ पे डिराइव करनी है तो हमें दोनों वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रही है, मान लो ये ज़रूरी नहीं है कि ये फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री का ही हो या दोनों सेम फेज़ में हो, ऐसी कोई कंडीशन। ये एक स्पेशल केस है कि दोनों वेव्स के जो फेज़ डिफरेंस है वो सेम है, आई मीन ज़ीरो है, यानी दोनों वेव्स का फेज़ सेम है। दिस इज़ द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स के बीच में जो फेज़ डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। लेकिन अगर फेज़ डिफरेंस 0 या 180 डिग्री नहीं है और उसके बीच में कुछ है, तो फिर वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगी वो ना मैक्सिमम रहेगी ना मिनिमम रहेगी, एम्पलीट्यूड कुछ तो उन दोनों के बीच में रहेगी। और ये जो बीच वाली जो एम्पलीट्यूड है वो हमें डिराइव करनी है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और इसी के लिए हमें एक मैथमेटिकल एनालिसिस अभी शुरू करना है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम दो वेव्स कंसिडर करने वाले हैं। दो वेव्स यानी वेव इक्वेशन हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं सिर्फ उस वेव की वजह से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है x1 एंड x2, ये दो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स को ही हम कंसिडर करने वाले हैं। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव, अब यहाँ पे मैंने x1 x2 सिंबल दिए, बेसिकली हर जगह पे सिंबल्स आपको मिलेंगे y1 एंड y2। y1 और y2 ये सिंबल्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। तो ये जो y1 एंड y2 डिस्प्लेसमेंट है, तो SHM का जो इक्वेशन है हमें वो सिंपल इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करना है कि y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू, ये a1 रहेगा, ये a2 रहेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये प्लस फाई क्यों, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा फेज़ डिफरेंस 0 रहेगा या फिर 180 डिग्री रहेगा, कुछ इंटरमीडिएट केस भी हो सकती है। सो दैट्स वाई
हमें ये दो इक्वेशंस एज्यूम करके इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है। सो ये नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा डेरिवेशन हम कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही।